मैंने हिस्ट्री की शायद सबसे बेकार मानी जाने वाली एफ रैंक एबिलिटी अवेकन की थी, रिफ्रेश। इसका काम बस इतना था कि मैं अपने आसपास 1 मीटर की रेडियस में किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल स्टेट में रीसेट कर सकता था। सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई खास फायदा नहीं था। मैं किसी बुक पर रिफ्रेश करता तो वो फिर भी बस एक बुक ही रहती, टॉवल पर करता तो वो टॉवल ही रहता। मतलब रियलिटी में इसका कोई यूज नजर ही नहीं आता था। और फिर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू होने के सिर्फ 3 महीने बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने लास्ट हाफ पैक क्रैकर्स उठाया, बिना पीछे देखे एक दूसरे लड़के की कार में बैठ गई और जाते जाते मेरे पैरों के पास एक खाली नूडल कप फेंक दिया, जैसे मैं कोई सड़क का भूखा कुत्ता हूँ। मुझे ब्लेम मत करो गेब, तुम्हारी एबिलिटी बहुत यूजलेस है। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो भूख से मर जाऊंगी। उस वक्त मैं बस उस खाली कप को देख रहा था, बिल्कुल टूट चुका था। और तभी दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, रिफ्रेश। अचानक हवा में ब्रेज बीफ की रिच स्मेल फैल गई और उस फटे हुए पैकेजिंग के अंदर नीटली स्टैक नूडल्स और 3 सीजनिंग पैकेट मौजूद थे। मैं वहीं जम गया। मतलब मेरी एबिलिटी यूजलेस थी ही नहीं, हम सबने बस इसे गलत समझा था। ये जो रीसेट टू इनिशियल स्टेट है, इसका मतलब ये नहीं था कि चीज 1 सेकंड पहले जैसी हो जाए, बल्कि उसकी फैक्ट्री फ्रेश कंडीशन में लौट आए। एक खाली नूडल कप की इनिशियल स्टेट क्या है? एक बिल्कुल नया अनओपन्ड कप ऑफ नूडल्स। मेरे सीने में दिल जोर जोर से धड़कने लगा, डर से नहीं बल्कि प्योर एक्साइटमेंट से। मैंने आसपास इस लुटे हुए कन्वीनियंस स्टोर को देखा। शेल्फ्स पर फटे हुए स्नैक बैग्स, खाली ड्रिंक बॉटल्स, हर जगह कचरा पड़ा था, जो सबके लिए बेकार था। लेकिन मेरे लिए अब ये एक बॉटमलेस ट्रेजर ट्रूव बन चुका था। मैं नूडल्स तुरंत बनाने के लिए पानी उबालने नहीं लगा, क्योंकि अपोकलिप्स में खाने की स्मेल अनवांटेड अटेंशन बुला सकती थी। मैं ध्यान से 2nd फ्लोर की स्टोरेज रूम में चढ़ गया और हैवी शेल्फ से डोर बैरिकेड कर दिया। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि जगह सेफ है, तब मैंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने खाली कप फ्लोर पर रखा और दिमाग में रिफ्रेश सोचा। मेरे सामने रखा कप हल्की सी रिपल के साथ ब्लिंक जैसा हुआ और तुरंत एक बिल्कुल नया कप ऑफ नूडल्स अपीयर हो गया। फिर दोबारा मैं बार बार रिपीट करता रहा। एक्साइटमेंट मुश्किल से कंट्रोल हो रही थी। 10 मिनट बाद मेरे पास 60 इंस्टेंट नूडल कप्स का एक छोटा सा पहाड़ बन चुका था। मेरी एबिलिटी का कूलडाउन 10 सेकेंड्स था। इसका मतलब प्रैक्टिकली अनलिमिटेड नूडल्स। फिर मेरी नजर पास पड़ी एक खाली वाटर बॉटल पर गई। रिफ्रेश। तुरंत एक 500 ml प्योरिफाइड वाटर की बॉटल सामने आ गई। मैंने फ्लोर पर पड़ा फर्स्ट एड किट का एम्प्टी शेल देखा। रिफ्रेश। एक ब्रांड न्यू फर्स्ट एड किट मेरे हाथ में आ गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। फूड, वाटर, मेडिसिन, अपोकलिप्स में सबसे प्रेशियस रिसोर्सेज अब मेरे लिए खत्म ही नहीं होने वाले थे। ल्यू रुयन, तुमने कहा था मेरी एबिलिटी वर्थलेस है। बस वेट करो, एक दिन तुम घुटनों पर गिरकर मेरे पास आओगी और मुझसे लेफ्टओवर्स मांगोगी। अगले 3 दिन तक मैं वेयरहाउस में बंद रहा। यहाँ पड़े खाली पैकेजिंग मेरी रॉ मटेरियल्स बन गए। चिप्स, क्रैकर्स, चॉकलेट, जो भी एडिबल था, मैंने सबको रिफ्रेश करके कई बड़े क्रेट्स में भर दिया। ड्रिंक्स और बॉटल वाटर ने आधा कॉर्नर भर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे एक खाली गैस कैनिस्टर मिल गया। स्टोर के पोर्टेबल कैंपिंग स्टोव के साथ मिलाकर अब मैं फाइनली गर्म खाना बना सकता था। मैंने वेयरहाउस की सारी विंडोज बंद कर दी, पानी उबाला, 3 सीजनिंग पैकेट्स फाड़े और नूडल केक ध्यान से अंदर रखा। जैसे ही वो खोई हुई अरोमा मेरी नाक तक पहुंची, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं रोते रोते ही उसे जल्दी जल्दी खाता गया। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद ये सबसे सेफ और पेट भर खाना था जो मैंने खाया था। पेट भरने के बाद दिमाग थोड़ा क्लियर हुआ। यहाँ छिपकर रहना सोल्यूशन नहीं था। ये कन्वीनियंस स्टोर कभी ना कभी ज़ॉम्बी से भर जाएगा या दूसरे सर्वाइवर्स को मिल जाएगा। मुझे एक सेफर बीज ढूंढना होगा और वेपन्स भी चाहिए थे। सिर्फ फूड और वाटर इस वेस्टलैंड में मुझे बस स्लॉटर के लिए एक लैम्प बना देते। मैंने सारा सामान 2 बड़े हाइकिंग बैकपैक्स में पैक किया। फिर डोर हल्का सा खोला और बाहर की दुनिया देखी। स्ट्रीट पर कुछ ज़ॉम्बीज एमलेसली घूम रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और अपनी रिफ्रेश्ड फ्रूट नाइफ को मजबूती से पकड़ा, बिल्कुल नई तरह शार्प। अब निकलने का वक्त था। बाहर निकलना टेंस था, लेकिन कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। मैं बैक एलिस के मेज का यूज करके ज्यादा ज़ॉम्बीज से बचता रहा। जब कोई अकेला ज़ॉम्बी मिलता, मैं रिफ्रेश्ड फुल कोक कैन पूरी ताकत से उस पर फेंकता। जब वो स्टैगर करता, मैं नाइफ से काम खत्म कर देता। मेरा टारगेट था वेस्ट का ब्लू बे रेजिडेंसेस। ये एक फेमस अपस्केल नेबरहुड था जहां सिक्योरिटी काफी स्ट्रांग थी। वॉल्स ऊंची और थिक थी, कम से कम शुरुआत में तो होल्ड कर ही लेती। सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे पेरेंट्स का घर वहीं था। जब अपोकलिप्स हुआ था तब मैं स्कूल में था और उनसे कॉन्टैक्ट टूट गया था। उन्हें ढूंढना अब मेरा सिर्फ एक ही गोल था। लेकिन ब्लू बे तक का सफर मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टफ था। पूरा सिटी पैरालाइज्ड हो चुका था। हर मेन रोड पर अबैंडन व्हीकल्स का जाम लगा हुआ था। रास्ते में मैंने बहुत ट्रेजेडीज देखी। सप्लाईज के लिए वायलेंट फाइट्स हो रही थी। तब मुझे सच में समझ आया कि ल्यू यानियन की बिट्रियल शायद इस क्रूअल दुनिया में सबसे इनसिग्निफिकेंट चीज थी।
यहाँ इंसानियत पहले ही कोलैप्स हो चुकी थी। तीसरे दिन शाम तक मैं फाइनली ब्लू बे के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गया। ऊंचे आयरन गेट्स टाइट बंद थे और वॉल्स पर गार्ड्स नजर आ रहे थे। जैसा एक्सपेक्टेड था, ये एक सर्वाइवर स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका था। मैं पास छुपकर काफी देर तक ऑब्जर्व कर रहा था। अंदर घुसने के लिए उनकी इंस्पेक्शन पास करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने अपना बैग पैक किया। ज्यादा सप्लाईज एक हिडन सीवर में स्टैश कर दी। सिर्फ 2 वाटर बॉटल्स और एक पैक क्रैकर्स रखे ताकि मैं एक ऑर्डिनरी रेफ्यूजी लगूं, और गेट की तरफ चल दिया। रुको, कौन है वहां? वॉल से एक शार्प आवाज आई। मैंने हाथ ऊपर किए और धूल मिट्टी से भरा चेहरा ऊपर उठाया। मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ, मेरा नाम लिन फान है, बिल्डिंग 17 में रहता हूँ। बिल्डिंग 17, लिन फान, वेरीफाई। ऊपर वाला आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया, शायद रेडियो पर चेक कर रहा था। थोड़ी देर बाद गेट हल्का सा खुला। स्टील पाइप पकड़े एक आदमी बाहर आया, काफी वैरी दिख रहा था। आईडी? उसने छोटे से टोन में कहा। मैंने पॉकेट से प्रिपेयर्ड आईडी निकाला और उसे दे दिया। उसने चेक किया, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। बस तुम ही हो? सप्लाईज कहाँ हैं? उसकी बात पर मैंने सर झुका लिया। आवाज में हल्का सा डर लाते हुए बोला, रास्ते में मुझे लूट लिया गया, बस यही बचा है। आदमी ने भौएं सिकुड़ी। वो क्लियरली स्केप्टिकल था, लेकिन मेरी कमजोर बॉडी और बेचाली सी हालत देखकर आखिर उसने गार्ड डाउन कर दिया। अंदर आओ, रूल्स याद रखना, सब नए लोगों को अपनी हाफ सप्लाईज रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए देनी होती हैं। ये सुनकर मेरा दिल थोड़ा डूब गया। अच्छा हुआ मैं प्रिपेयर्ड था। मैंने ओबीडियंटली सिर हिलाया और एक वाटर बॉटल और हाफ पैक क्रैकर्स दे दिए। आदमी ने ले लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए डिस्डेन दिखा, लेकिन फिर भी उसने हाथ हिलाकर मुझे अंदर जाने दिया। कॉम्प्लेक्स के अंदर का सीन देखकर थोड़ी राहत मिली। एटमॉस्फेयर टेंस था, लेकिन कम से कम ऑर्डर था। कुछ लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे, कुछ डिफेंसेस रीइंफोर्स कर रहे थे। कम्युनिटी सेंटर में विमेन और चिल्ड्रन भी गैदर्ड थे। ये जगह अपोकलिप्स के बीच एक आइलैंड जैसी लग रही थी, बाहर की कार्नेज से टेम्परेरली कट ऑफ। रजिस्ट्रेशन पर बैठी एक बुजुर्ग औरत ने बताया कि अब यहाँ सब कुछ ब्रदर बाओ चलाता है। पहले वो यहाँ प्रॉपर्टी मैनेजर था। अपोकलिप्स के बाद उसने अर्थ एलिमेंट पावर्स अवेकन की और सबको प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड ऑर्गेनाइज किया। सब रेजिडेंट्स को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बेसिस पर डेली राशंस मिलते थे। ज्यादा पाने के लिए पेट्रोलिंग या लॉजिस्टिक्स टीम्स ज्वाइन करनी पड़ती थी। मैंने वीक हेल्थ का बहाना बनाकर फिलहाल कोई टीम ज्वाइन नहीं की। मेरी प्रायोरिटी सिर्फ एक थी, अपने पेरेंट्स को ढूंढना। बेचैन दिल के साथ मैं अपने घर के डोर तक भागा, लेकिन सिक्योरिटी डोर तोड़ दिया गया था और अंदर सब कुछ उलट पुलट पड़ा था। ये देखते ही मेरा दिल सीधा डूब गया। मैं तुरंत अंदर दौड़ा, पागलों की तरह मॉम और डैड को पुकारने लगा, लेकिन जवाब में सिर्फ खौफनाक खामोशी थी। लिविंग रूम टेबल पर पतली सी डस्ट लेयर थी जो दिखाती थी कि वो कई दिनों से यहाँ नहीं थे। फ्लोर पर स्ट्रगल के साइंस थे, लेकिन खून नहीं था। शायद एक छोटी सी मर्सी। मैं फ्लोर पर गिर गया। दिमाग में एक अजीब सी कंफ्यूजन और डर भर गया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उन्हें कहाँ ढूंढूं। मैं बस वहीं स्टन बैठा था कि तभी बाहर फुटस्टेप्स सुनाई दिए। फिर एक गंदी सी हंसी वाली आवाज आई। वेल वेल, लगता है एक रह गया। मैंने झट से सर उठाया। डोरवे में 2 आदमी खड़े थे। आगे वाला आदमी शेवन हेड के साथ मुझे सीधा बुरी नीयत से देख रहा था। मैं उसे पहचान गया। वो स्कॉर्पियन था, ब्रदर बाओ का एक छोटा सा ल्यूटेनेंट। स्कॉर्पियन ने अपनी जुबान होंठों पर फिराई। उसकी नज़र मुझे इस तरह स्कैन कर रही थी जैसे मैं चॉपिंग ब्लॉक पर रखा कोई फ्रेश मीट हूं। तुम्हारे घर का हेड उस दिन ब्रदर बाओ को काफ़ी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का कर्ज छोड़ गया था, इसलिए उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब ये जगह हमारी है। मेरी आंखें तंग हो गईं। मेरे पेरेंट्स के साथ क्या किया तुमने? बस निकाल दिया। एपोक्लिप्स में यूजलेस लोगों के साथ वही होता है। लेकिन तुम काफ़ी केपेबल लग रहे हो। अगर यहीं रुककर हमारे लिए छोटे मोटे काम करने को रेडी हो, एरेंड संभाल लो, तो शायद तुम्हें यहाँ रहने दिया जा सकता है। उस वक्त मुझे समझ आया कि मैं कितना नाइफ था जो इसे सेफ हेवन समझ रहा था। असल में यहाँ भी वही जंगल का लॉ चल रहा था। जैसे ही वो लोग मेरे करीब आए, मेरा हाथ चुपके से बैकपैक के साइड पॉकेट की तरफ सरक गया। अंदर एक फ्रूट नाइफ थी जिसे मैंने इतना शार्प कर दिया था कि उसका एज चमक रहा था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी जान बचाने के लिए लड़ने को तैयार हुआ, तभी डोरवे से एक ठंडी औरत की आवाज आई। रुको। स्कॉर्पियन और उसके आदमी तुरंत मिड स्टेप फ्रीज हो गए जब उन्होंने देखा कौन खड़ी है। उनकी हंसी तुरंत जम गई और उसकी जगह चिपचिपी सी रेस्पेक्ट आ गई। डोरवे में खड़ी औरत ब्लैक कम्बैट गियर में थी। उसके हाथ में एक तंग दाव था जिसका ब्लेड अभी भी डार्क रेड स्टेन से भरा हुआ था। उसके पीछे कुछ इक्वली डेंजरस टीम मेंबर्स खड़े थे। मैं उसे जानता था। ये शेनलिंग थी, ब्लेड स्क्वाड की कैप्टन, गार्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग कम्बैट टीम की लीडर। रूमर था कि उसने एक रेयर मेटल टाइप एबिलिटी अवेकन की है। उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना मुश्किल था और वो ब्रदर बाओ का सबसे ट्रस्टेड वेपन मानी जाती थी। शेनलिंग ने स्कॉर्पियन को ऑलमोस्ट इग्नोर ही कर दिया। उसकी नज़र सीधा मुझ पर टिक गई और उसने सीधा पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मैंने इस मौके को लाइफ लाइन की तरह पकड़ लिया। ये लोग मुझे बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कॉर्पियन का चेहरा तुरंत बदल गया और वो जल्दी से बोला, कैप्टन शेन, इसकी बकवास मत सुनिए। इसके पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के कर्जदार थे। हम बस प्रॉपर्टी कलेक्ट करने आए थे।
शेनलिंग की आवाज़ ज़्यादा लाउड नहीं थी, लेकिन उसमें एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी। प्रॉपर्टी कलेक्ट करने के लिए तुम दोनों को मिलकर डोर ब्लॉक करना ज़रूरी था। फिर उसने सीधा कहा, अभी क्या कि निकल जाओ। स्कॉर्पियन ऐसे भागा जैसे उसे माफ़ी मिल गई हो, अपने आदमियों को घसीटकर तुरंत बाहर ले गया। जैसे ही डेंजर खत्म हुआ, मेरा पूरा बॉडी ढीला पड़ गया और मैं लगभग गिर ही गया था। शेनलिंग ने मुझे कुछ देर तक ऑब्जर्व किया, उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। अगले वक्त से उस ग्रुप से दूर रहना, ये कहकर वो क्लियरली और इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी और मुड़कर जाने लगी। मैंने जल्दी से आवाज़ दी, कैप्टन शेन, क्या आप जानती हैं मेरे पेरेंट्स को कहाँ ले गए? उनका नाम लिन जियांग वो और वैंग शू में ही है। शेनलिंग कुछ पल सोचती रही, फिर जैसे उसे याद आया, ब्रदर बाओ ने सब लोग जिनके पास सुपरनैचुरल एबिलिटीज नहीं थी, साथ ही एल्डरली और डिसेबल्ड जो हेवी लेबर नहीं कर सकते, उन्हें नॉर्थ गेट के बाहर एक अबैंडन फैक्ट्री भेज दिया। कहते हैं नेचर को अपना काम करने दो। ये सुनते ही मेरा दिल डूब गया। ऐसी अबैंडन फैक्ट्री, ना खाना ना प्रोटेक्शन, ये तो सीधा मौत का इंतजार करना हुआ। जैसे ही शेनलिंग चली ने, मैंने तुरंत डोर बंद कर दिया। मुझे नॉर्थ गेट फैक्ट्री पहुंचना ही था, मुझे अपने पेरेंट्स को ढूंढना ही था। लेकिन उससे पहले मुझे स्ट्रेंथ चाहिए थी। मैंने बैकपैक से एक चॉकलेट बार निकाली और जल्दी से खा ली एनर्जी के लिए। तभी मेरी नज़र उस स्टील पाइप पर पड़ी जो स्कॉर्पियन छोड़ गया था। वो रस्टेड था और थोड़ा सा टेढ़ा भी था। मैंने उस पर हाथ रखा और रिफ्रेश एक्टिवेट किया। अगले ही पल मेरे हाथ में एक बिल्कुल नया चमकता स्टील पाइप था। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था। मैं किचन में दौड़ा और पापा का पुराना आउटडोर सर्वाइवल किट निकाला। उसके अंदर एक मल्टीपर्पस मिलिट्री शॉवल, एक सर्वाइवल एक्स और एक डैगर था। सब काफ़ी ब्लंट हो चुके थे। मैंने तीनों को रिफ्रेश किया और तुरंत वो रेजर शार्प कंडीशन में लौट आए। रात होने पर मैंने पेट्रोल के शिफ्ट चेंज का वेट किया और चुपके से बाहर निकल गया, सीधा नॉर्थ गेट की तरफ। ये जगह मेन एंट्रेंस से काफ़ी ज़्यादा सुनसान थी। सिर्फ 2 गार्ड्स खड़े थे, दोनों ही जम्हाई ले रहे थे। मैंने उन्हें अलर्ट नहीं किया, इसके बजाय मैंने सर्विलेंस का एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया। अपनी रिफ्रेश रस्सी की मदद से मैं आसानी से 3 मीटर ऊंची वॉल पर चढ़ गया। वॉल की उस पार बिल्कुल वेस्टलैंड था। दूर अंधेरे में एक फैक्ट्री नजर आ रही थी, जैसे कोई साइलेंट स्टील बीस्ट। हवा में सड़ी हुई स्मेल भरी थी। कभी कभी अंधेरे में ज़ॉम्बीज़ की ग्राउल गूंज रही थी। मैंने पाइप को टाइट पकड़ा, झुककर चलने लगा और जल्दी जल्दी फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ती गई। मैं एक टूटी हुई वॉल के पीछे छुप गया। कम से कम 1 दर्जन ज़ॉम्बीज़ फैक्ट्री एंट्रेंस पर जमा थे। शायद किसी आवाज़ से अट्रैक्ट होकर वो सील आयरन गेट पर पागलन सीता ठोक रहे थे। अंदर से हल्की हल्की चीखने और रोने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे पेरेंट्स अंदर थे। मैं पैनिक में था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि सीधा घुसना सुसाइड होगा। मैंने आसपास देखा और फैक्ट्री के साइड पर एक रो हाई विंडोज़ के दिखी, लगभग 4 मीटर ऊपर। शायद वहीं से एंट्री मिल सकती थी। डिसीजन लेते ही मैं एक्शन में आ गया। मैंने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दूर खड़ी एक अबैंडन्ड कार पर फेंका। वो विंडशील्ड से टकराया और एक शार्प क्रैक की आवाज़ आई। जैसे एक्सपेक्टेड था, एंट्रेंस के ज़ॉम्बीज़ तुरंत उस आवाज़ की तरफ मुड़ गए और धीरे धीरे वहां चलने लगे। मौका देखते ही मैं फैक्ट्री वॉल तक दौड़ा। बैकपैक से रस्सी निकाली जिसके एक एंड पर क्लाइंबिंग पिक बंधी थी। मैंने उसे जोर से घुमाकर फेंका। पिक सीधा विंडो सिल में अटक गई। मैंने गहरी सांस ली और फुर्ती से रस्सी पर चढ़कर विंडो के थ्रू अंदर घुस गया, फिर रोल करते हुए फैक्ट्री फ्लोर पर लैंड किया। अंदर एक ह्यूज प्रोडक्शन फ्लोर था जहां रस्टेड मशीनरी और बिखरे पार्ट्स पड़े थे। डैमेज्ड रूफ से सिर्फ पतली पतली मून लाइट की बीम्स आ रही थी। वर्कशॉप के दूसरे एंड से दबी हुई रोने और झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। एक कॉर्नर में डिस्कार्डेड मशीन से घिरे हुए एरिया में दर्जनों सर्वाइवर्स थे, ज़्यादातर एल्डरली और बच्चे। और वहीं मैंने अपने पेरेंट्स को देख लिया। वो कॉर्नर में बैठे थे। मम घुटनों को पकड़कर चुपचाप रो रही थी और डैड उन्हें पकड़कर कंसोल कर रहे थे। मेरी आंखें तुरंत भर आईं। मेरे मुंह से एक रुक रुक कर आवाज़ निकली। मेरी आवाज़ सुनते ही सब लोग चौंक पर मेरी तरफ मुड़ गए। मेरे पेरेंट्स ने जैसे ही मुझे देखा, उनके चेहरे शॉक से पूरे खुशी में बदल गए। मम चीख कर मेरे पास दौड़ी। इस डेस्परेट एपोकलिप्स में हम तीनों ने एक दूसरे को कस के गले लगा लिया। उस रियूनियन की खुशी ने कुछ पल के लिए सारी फियर और टेंशन को धो दिया। लेकिन ये मोमेंट ज़्यादा देर नहीं टिक सका। एक कठोर आवाज़ ने इस सीन को तोड़ दिया। अबे तू कहाँ से आया? एक स्कारफेस्ड आदमी आगे बढ़ा। उसके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग यंग मैन थे। क्लियरली यहाँ का लीडर वही था। उसकी नज़र सीधा मेरे शोल्डर्स पर लटके भरे बैकपैक पर चिपक गई। आंखों में सीधा ग्रीड था। बड़े हिम्मत वाले हो लड़के, अकेले यहाँ तक आ गए। बताओ ज़रा इस बैग में क्या है? खोलो देखते हैं। मैं तुरंत अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा हो गया और ठंडी नज़र से उसे देखा। ये मेरा है। तेरा? यहाँ किसी का कुछ नहीं होता, यहाँ सब कुछ मेरा होता है। अगर समझदार हो तो बैग दे दो, वरना। उसने अपनी मसेजी उठाई। थ्रेड बिल्कुल क्लियर था। उसके ठग्स भी पीछे से घिरते हुए आगे बढ़ने लगे। यहाँ धक्के से लाए गए एल्डरली और वीक लोग चुपचाप गुस्से में उबल रहे थे, लेकिन बस बेचारी नज़रों से देख सकते थे।
ये देखकर मेरे फादर ने मुझे पीछे खींच लिया और फोर्स स्माइल से स्कार से बोले, बॉस, मेरा बेटा समझदार नहीं है, उसके बैग में बस थोड़ा सा फूड है, सब ले लो, बस उसे मत हर्ट करना। अब देर हो चुकी है, स्कार ने थूकते हुए कहा। अब मुझे सिर्फ बैग नहीं चाहिए, उसकी जान भी चाहिए। ये कहकर वो सीधा मेरी तरफ झपटा। मेरी आंखों में ठंडी चमक आई। पीछे हटने के बजाय मैं एक स्टेप आगे बढ़ा। मेरा स्टील पाइप शार्प एंगल से घूमा और सीधा उसकी रिस्ट पर पड़ा। एक तेज क्रैक की आवाज़ आई। उसकी कलाई अजीब एंगल पर मुड़ गई। सब लोग जम गए। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पतला सा लड़का एक्चुअली फाइट बैक करेगा। स्कार दर्द से पसीना पसीना हो गया। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया और चीखा, इसने मुझे मारा, पकड़ो इसे, आज इसे जिंदा होने का पछतावा कराऊंगा। ठग्स तुरंत होश में आए और चिल्लाते हुए मेरी तरफ दौड़े। मैंने बैकपैक अपने पेरेंट्स की तरफ फेंका और पाइप उठाकर स्टैंस ले लिया। एक ठग ने वुडन क्लब मेरे सर पर घुमाया। मैं साइड में डॉज हुआ और रिस्ट फ्लिक किया। मेरे पाइप का दूसरा एंड सीधा उसके ग्रोइन में लगा। वो तुरंत चीख कर दोहरा हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। हर मूव प्रिसाइज था। हर स्ट्राइक वल्नरेबल जॉइंट पर पड़ रही थी, बस इतनी कि मैं खुद को बचा सकूं। जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा डरा रही थी वो ये थी कि मेरी स्टैमिना खत्म ही नहीं हो रही थी। 2 लोग गिरते ही बाकी ठग्स का हौसला टूट गया। वो आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। स्कार अपनी टूटी कलाई पकड़े मुझे शौक और गुस्से से देख रहा था। तू तुम तुम कौन हो? क्या तुम भी एबिलिटी यूजर हो? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस उसे बर्फ जैसी ठंडी नज़र से देखा। अपोक्लिप्स के इन महीनों में जो भी दर्द, बेइज्जती और मजबूरी मैंने झेली थी, उस पल सब एक ही चीज़ में बदल गया, खौफनाक गुस्सा। निकल जाओ या मर जाओ। मेरी इस बेरहमी ने सबको हिला दिया। स्कारफेस के चेहरे पर पल भर में रंग बदलने लगे। उसने शायद कभी सोचा ही नहीं था कि जिसे वो आसान शिकार समझ रहा है वो इतना खतरनाक निकलेगा। लेकिन जब ये स्टैंड ऑफ चल ही रहा था, तभी अचानक फैक्ट्री का आयरन गेट एक बहरा कर देने वाले क्रैश के साथ हिल गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। भीड़ तुरंत पैनिक में फैल गई। बाहर के ज़ॉम्बीज़ गेट पर टूट पड़े थे। ये क्या हो रहा है? ज़ॉम्बीज़ अचानक इतने पागल क्यों हो गए? डर आग की तरह फैल गया। स्कारफेस के पास सोचने का वक्त ही नहीं था। वो और उसके कुछ ठग्स तुरंत गेट पर जाकर अपनी बॉडीज और आसपास के डेब्रिस से उसे संभालने लगे। लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा थे। गेट पर लगातार धक्के पड़ रहे थे। लोहा बुरी तरह डेंट हो चुका था। लैच जोर से करहा रहा था, बस टूटने ही वाला था। सब पर एक ही चीज़ छा गई, बेहद बेकार सा डिस्पेयर। मेरे पेरेंट्स डर के मारे कांप रहे थे, मेरा हाथ जोर से पकड़े हुए। मैंने एक नज़र गेट पर डाली। ये पुराना जंग लगा आयरन गेट था और उसी पल मेरे दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आया। मैं सबकी हैरानी भरी नज़रों के बीच स्टील पाइप पकड़े हुए सीधा गेट की तरफ चल दिया। क्या कर रहे हो तुम? मरना है क्या? डोर संभालते एक ठग ने चीख कर कहा। मैंने उसे इग्नोर किया और अपनी पाम सीधा उस ठंडे जंग लगे मेटल पर रख दी। फिर जो हुआ उसने सबको जगह पर जमकर रख दिया। वो डेंटेड और टूटा फूटा आयरन गेट जैसे वक्त को रिवर्स कर रहा हो। धीरे धीरे उसकी सरफेस स्मूथ होने लगी, टेढ़ा फ्रेम सीधा हो गया। कुछ ही सेकंड्स में उनके सामने एक बिल्कुल नया चमकता स्टील डोर खड़ा था। ज़ॉम्बीज़ जितना भी जोर से टकरा रहे थे, डोर सिर्फ धीमी थर्ड्स निकाल रहा था, लेकिन हिल भी नहीं रहा था। पूरी वर्कशॉप मौत जैसी खामोशी में डूब गई। सब मुझे आंखें फाड़ कर देख रहे थे। स्कारफेस का मुंह खुला का खुला रह गया, अपनी टूटी कलाई तक भूल गया। उसने उंगली मेरी तरफ उठाई और हकलाते हुए बोला, तुम्हारी पावर रिपेयर है? मुझे उससे कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं लगी। मैंने हाथ उठा लिया और उसे ठंडी नज़र से देखा। अपोक्लिप्स में सिर्फ एक करेंसी चलती है, स्ट्रेंथ। थोड़ी देर पहले मेरी बेरहमी और अब ये ऑलमोस्ट मिरेकल जैसा सीन, दोनों ने मिलकर स्कारफेस की हिम्मत तोड़ दी। अब जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में ग्रीड नहीं थी, सिर्फ अंदर तक घुस जाने वाला डर था। बिग ब्रदर, मुझे पता ही नहीं था मैं किससे पंगा ले रहा हूँ। आप जैसे बड़े आदमी, प्लीज़ इस बात को दिल पर मत लेना। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर अपने पेरेंट्स के पास चला गया। मॉम मुझे अजीब नज़र से देख रही थी। उसमें गर्व भी था, चिंता भी, और जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़ा और हल्का सा मुस्कुराया। मॉम, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। फिर मैंने अपने बड़े बैकपैक में हाथ डाला और एक सेल्फ हीटिंग राइस मील, एक सॉसेज और एक वाटर बॉटल निकाली। मॉम, डैड पहले कुछ खा लो। खाने की स्मेल आते ही सबका ध्यान तुरंत उधर चला गया। वो सर्वाइवर्स जो पता नहीं कितने दिन से भूखे थे, मेरे पेरेंट्स के हाथ में खाने को देखकर जोर जोर से थूक निकलने लगे। उनकी आंखों में डेस्परेट भूख चमक रही थी। स्कारफेस और उसके लोग भी उस पर से नज़र नहीं हटा पा रहे थे। अपोक्लिप्स में जहां फूड सोने से भी ज़्यादा कीमती था, मेरा इतनी कैजुअली खाना निकाल देना उन्हें गेट रिपेयर करने से भी ज़्यादा शौक चल रहा था। जब मैं ख़त्म हुआ तो मैंने फिर स्कारफेस की तरफ देखा। आज से ये जगह मैं चलाऊंगा। मेरी आवाज़ ज़्यादा लाउड नहीं थी, लेकिन हर किसी ने साफ सुना। स्कारफेस का चेहरा फड़क गया। आखिर उसने हार मानकर सर झुका लिया। फैक्ट्री स्ट्रांग होल्ड को अपने कंट्रोल में लेना मेरी सोच से भी आसान निकला। जब सामने ओवरपावरिंग पावर और एंडलेस सप्लाईज हों तो स्कारफेस जैसे छोटे लीडर की अथॉरिटी पल में टूट जाती है। मैंने उन्हें बाहर नहीं निकाला। अपोक्लिप्स में लोग भी एक रिसोर्स होते हैं। मैंने उन्हें गार्ड ड्यूटी और ज़ॉम्बी क्लीन अप पर लगा दिया।
फूड और लॉजिस्टिक्स मैं हैंडल करता। हर दिन मैं खुद को एक प्राइवेट रूम में बंद कर लेता। बाहर से सबको लगता मैं इन्वेंट्री चेक कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं अपनी एबिलिटी से लगातार फूड क्रिएट कर रहा था। जब डेली नीड्स पूरी हो जाती तब क्रेट पर क्रेट फ्रेश सप्लाई सबके सामने आने लगती। धीरे धीरे सब मुझे ऑ के साथ देखने लगे। उन्हें लगता था मेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है जिसमें मैं मैसिव सप्लाई स्टोर करता हूँ। प्लेंटी फूड और सेफ शेल्टर मिलते ही सर्वाइवर्स धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे। मेरे मैनेजमेंट में पूरा अबैंडन फैक्ट्री एक ऑर्गेनाइज्ड बेस बन गया। मॉम और डैड मेरे राइट हैंड बन गए। लोगों को मैनेज करना और सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट करना, दूसरों के बीच उनकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट वापस आ गई। हर दिन उनका हौसला बढ़ता जा रहा था। सब कुछ बेटर लगने लगा था। लेकिन एक चीज़ अब भी मेरे दिल पर भारी थी, ब्लू बे कम्युनिटी। वही प्रॉपर्टी मैनेजर बाओ जिसने मेरे पेरेंट्स जैसे बेचारे एल्डरली लोगों को बाहर निकाल दिया था और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, उसका हिसाब मैं एक दिन ज़रूर चुकता करता। और सच कहूँ तो ब्लू बे की डिफेंसेस और लिविंग कंडीशंस इस टूटी फैक्ट्री से काफ़ी बेटर थीं। मैं अपने पेरेंट्स और उन सबको जो मेरे साथ खड़े रहे थे एक असली घर देना चाहता था। मतलब एक ही था, बाओ से डील करने वापस जाना होगा। एक हफ्ते बाद मैंने सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट कर लीं। फैक्ट्री में मिले कुछ अबैंडन स्कूटर्स को मैंने अपनी रेस्टोरेशन एबिलिटी से बिल्कुल नया बना दिया, फुल चार्ज के साथ। मैंने डजन्स ब्रांड न्यू प्रोटेक्टिव सूट्स, हेलमेट्स और स्टील टोड बूट्स भी क्रिएट किए। वेपन्स के लिए स्टील पाइप्स और एक्सेस के अलावा मैंने लोगों से फैक्ट्री का स्टील पिघलाकर शार्प स्पीयर्स बनवाए। स्कारफेस्ड और उसके टॉप लोग अब पूरी तरह लॉयल हो चुके थे। अपोक्लिप्स में किसी को फूड और वार्मथ देना लाइफ सेविंग फेवर होता है। मैंने 20 सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स चूज किए, स्कारफेस भी उनमें था। निकलने से पहले मैंने सबको एक छोटी सी पेप टॉक दी। इस बार हम भीख मांगने नहीं जा रहे, हम वापस लेने जा रहे हैं जो हमारा है। ब्लू बे के पास स्ट्रॉन्ग वॉल्स और कंफर्टेबल होम्स हैं, वहाँ हम एक सच में सेफ घर बनाएंगे। जो मेरे साथ है, गाड़ी में बैठ जाओ। किसी ने भी हेजिटेट नहीं किया। उन्होंने मेरी पावर देख ली थी। वो मुझे अंधे विश्वास से फॉलो कर रहे थे। 20 व्हीकल्स का कॉन्वॉय ब्लू बे की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही हम नॉर्थ गेट पर पहुंचे, वॉल पर खड़े गार्ड्स ने हमें देख लिया। हमारी वेल आर्म्ड टीम देखकर वो जम गए। स्कारफेस्ड, तुम्हें तो बाहर निकाल दिया था, वापस क्या करने आए हो? स्कारफेस सीधा खड़ा हुआ और जोर से बोला, हम ब्रदर भाव से बिजनेस बात करने आए हैं। बिजनेस? तुम लोग? गार्ड हंस पड़ा। तब मैं कार से उतरकर आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, ब्रदर बाव को जाकर बताओ लिन फान वापस आ गया है। गार्ड मुझे नहीं जानता था, लेकिन ग्रुप के सेंटर में मुझे देखकर समझ गया कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। थोड़ी देर बाद उसने रेडियो पर रिपोर्ट की। कुछ ही देर में नॉर्थ गेट खुल गया। ब्रदर भाव खुद एक बड़े ग्रुप के साथ बाहर आया। उसके साथ शेन लिंग भी थी, गार्ड स्क्वाड की फॉर्मर कैप्टन। ब्रदर भाव 40s का हैवी सेट आदमी था, आंखों में चालाक और एरोगेंट चमक। जैसे ही उसने हमारा ग्रुप देखा, स्पेशली हमारा ब्रांड न्यू गेयर, उसकी आंखों में सरप्राइज और ग्रीड दोनों चमक गए। अरे अरे छोटे भाई लिन, काफ़ी दिन बाद कहाँ जैकपॉट मार लिया? मैंने सीधा कहा। ब्रदर भाव सीधी बात करता हूँ, मैं अपने लोगों को ब्लू बे में शिफ्ट करना चाहता हूँ। भाव जोर से हंसा, जैसे उसने दुनिया का सबसे फनी जोक सुन लिया हो। छोटे भाई, तुम सपना देख रहे हो क्या? ब्लू बे के लिए मैंने लड़ाई की है, मैं तुम्हें अंदर क्यों आने दो? मैंने उंगली स्नैप की। मेरे पीछे स्कारफेस्ड एक क्रेट लेकर आया। जैसे ही क्रेट खुला, अंदर सील्ड कंप्रेस्ड बिस्किट्स का पूरा केस था। ब्रदर भाव की हंसी तुरंत बंद हो गई। उसके पीछे खड़े गार्ड्स भी हैरान रह गए। ब्लू बे की डिफेंसेस स्ट्रांग थी, लेकिन ज्यादा लोग मतलब ज्यादा कंजम्पशन भी। फूड हमेशा कम पड़ता था। उनका डेली रेशन बस एक छोटा सा ब्लैक ब्रेड का पीस होता था। इतना फूड कहाँ से मिला तुम्हें? कहाँ से मिला ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है हम कोऑपरेट करेंगे या नहीं। भाव की आंखें सिकुड़ गईं। कैसी कोऑपरेशन? सिंपल, मेरे लोग यहाँ शिफ्ट होंगे, फूड का एक हिस्सा हम प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी तुम हैंडल करो, और इस जगह को हम मिलकर मैनेज करेंगे। भाव का चेहरा सख्त हो गया। छोटे, तुम बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। मैं इस बेस का लीडर हूँ, मैं अपनी पावर किसी अननोन लड़के के साथ शेयर क्यों करूँ? मैंने सीधा जवाब दिया, बराबरी पर। ये मेरी टर्म्स हैं। अगर तुम अग्री नहीं करते तो हम जबरदस्ती लड़कर अंदर घुस जाएंगे। लड़कर घुस जाओगे? सिर्फ तुम 20 लोग? ब्रदर बाव हंस पड़ा। शैनलिंग? उसके कहने की देर थी। शैनलिंग और उसके पीछे खड़ी ब्लेड स्क्वाड एक साथ आगे बढ़ गई। हवा में तुरंत एक किलिंग इंटेंट भर गया। ब्लेड स्क्वाड ब्लू बे का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड थी। हर मेंबर एक बैटल हार्डन्ड एबिलिटी यूजर था। मेरे आदमी तुरंत टेंस हो गए। सिर्फ मैं बिल्कुल काम खड़ा रहा। मैंने शैनलिंग की तरफ देखा। वो औरत जिसने कभी मेरी हेल्प की थी, वो भी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और सरप्राइज दोनों थे। कैप्टन शैन, क्या आपको भी लगता है कि हम अंदर नहीं आ सकते? शैनलिंग कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मिस्टर लिन, आप स्ट्रांग हो, लेकिन ब्लू बे में 200 गार्ड्स हैं। जबरदस्ती घुसना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये एक फ्रेंडली वार्निंग थी। ब्रदर बॉस मग होकर मुस्कुराया। सुना, अपनी औकात से ज्यादा मत बढ़ो। अपना सारा फूड दे दो। शायद मैं तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स की तरह यहाँ रहने दे दूँ, और तुम्हारे आदमी उन्हें वापस भेज दो जहाँ से आए हैं। मतलब सीधी बात, मेरा सारा सप्लाई ले लो और मेरे लोगों को हटा दो। क्या स्मूथ मूव था। मैं हल्का सा मुस्कुराया।
लग रहा था अब बात करने को कुछ बचा ही नहीं। मैंने धीरे से अपना राइट हैंड उठाया और उनके पीछे कॉम्प्लेक्स की सबसे ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। फिर मैंने धीरे और साफ आवाज में कहा, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूं, मुझे अंदर आने दो, वरना मैं उस बिल्डिंग को गायब कर दूंगा। एक पल के लिए जगह पर अजीब खामोशी छा गई, फिर जोर की हंसी फूट पड़ी। ब्रदर बाओ इतना हंसा कि आंखों में आंसू आ गए। शैनलिंग, सुना तुमने, पूरी साल का सबसे फनी जोक। लेकिन शैनलिंग नहीं हंसी, वो बस मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सीरियस थीं। उसे लग रहा था मैं मजाक नहीं कर रहा। और सच में मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैंने अपने चेहरे की मुस्कान मिटा दी और काउंटडाउन शुरू कर दिया। ब्रदर बाओ के चेहरे की हंसी जम गई। लोगों की हंसी धीरे धीरे बंद हो गई। वो एक दूसरे को देखने लगे जैसे कुछ गलत फील हो रहा हो। वो 30 स्टोरी टावर ब्लू बे कॉम्प्लेक्स की लैंडमार्क बिल्डिंग थी और ज़्यादा गार्ड्स की फैमिलीज वहीं रहते थे। जैसे ही मैंने 1 तक पहुंचा, ब्रदर भाव गरजा, बस बकवास बंद करो, पकड़ो इसे। लेकिन अब देर हो चुकी थी। काउंटडाउन खत्म होते ही मैंने अपनी पावर अनलीश कर दी। सिर्फ पास की चीज पर नहीं, बल्कि उसकी रेंज को मैक्सिमम तक पुश करके। मैंने लगभग 100 यार्ड दूर खड़ी उस मैसिव बिल्डिंग को टारगेट किया और सोचा, रिफ्रेश। उस पल जैसे दुनिया ही चुप हो गई। हंड्रेड्स लोगों की दहशत भरी नजरों के सामने वो 30 स्टोरी स्काईस्क्रेपर ऐसे फ्लिकर करने लगा जैसे खराब टीवी सिग्नल हो। उसकी आउटलाइन हिलने लगी, ब्लर होने लगी और सिर्फ 1 सेकंड में पूरी बिल्डिंग अंदर की हर चीज के साथ हवा में गायब हो गई। वहां सिर्फ एक खाली फाउंडेशन बची, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सबके चेहरे जम गए, शौक और ऐसा डर जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। ब्रदर बाओ के आदमी तुरंत टूट गए। उन्होंने अपने वेपन्स गिरा दिए और चीखते हुए भाग गए, जैसे अपोकलिप्स दोबारा आ गया हो। ब्रदर बाओ खुद जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होठों में कंपन थी, एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी प्राउड 200 मैन गार्ड यूनिट एक पल में बिखर गई। शैनलिंग और ब्लेड स्क्वाड भागी नहीं, लेकिन उनके चेहरों पर भी शौक और डर लिखा था। शैनलिंग का हाथ जो ब्लेड पकड़े हुए था, हल्का सा कांप रहा था। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई इंसान नहीं, बल्कि जमीन पर चल रहा कोई देवता हो। मैंने धीरे से हाथ नीचे किया और जमीन पर पड़े ब्रदर बाओ के पास चला गया। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूं। उसका पूरा बॉडी पत्ते की तरह कांप रहा था। मैंने सीधा पूछा, अब क्या मैं अपने लोगों को अंदर ला सकता हूं? ब्रदर बाओ ने तुरंत पागलों की तरह सिर हिला दिया और रास्ते से हट गया। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस मुड़कर स्कारफेस और बाकी लोगों से कहा, शहर के अंदर। तब जाके मेरी टीम अपने शौक से बाहर आई। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी भगवान को देख लिया हो। उन्हें पता था उनका लीडर स्ट्रांग है, लेकिन पूरी बिल्डिंग मिटा देने वाली पावर, ये उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था। ऐसे लीडर के साथ अपोकलिप्स में सर्वाइव करना मुश्किल नहीं था। हमारा कॉन्वॉय ब्लू बे रेजिडेंसेस के अंदर घुस गया और सब लोग औ में देखते रहे। किसी में हिम्मत नहीं थी हमारा रास्ता रोकने की। शैनलिंग और ब्लेड स्क्वाड भी चुपचाप हमारे पीछे पीछे चल पड़े, जैसे हमें एस्कॉर्ट कर रहे हो। उस दिन से ब्लू बे रेजिडेंसेस का असली मालिक कौन है, ये सबको समझ में आ गया। ब्लू बे में सेटल होते ही मैंने सबसे पहले हिसाब चुकाया। ब्रदर बाओ और उसके टॉप इन्फोर्सर्स जो डर से रूल करते थे, सबको लॉक कर दिया गया। मैंने उन्हें मारा नहीं, बस उनकी पावर्स छीन ली। अब मेरी रिफ्रेश एबिलिटी इवॉल्व हो चुकी थी। वो लिविंग बींग्स पर भी काम कर सकती थी। मैं किसी के बॉडी को रिफ्रेश करके उसे परफेक्ट हेल्थ में ला सकता था और नेचुरली उनके पावर कोर को भी रीसेट कर सकता था, उसे उस स्टेट में लौटाकर जब उन्होंने कभी पावर यूज ही नहीं की थी। ब्रदर पाओ को एक हेल्पलेस ओवरवेट आदमी बनाकर मैंने उसका पूरा आर्गन्स तोड़ दिया। शैनलिंग और ब्लेड स्क्वाड के साथ मैंने अलग अप्रोच ली। वो असली फाइटर्स थे और अपोकलिप्स में कॉन्शियंस वाले लोग बहुत रेयर होते हैं। मैंने शैनलिंग के सामने एक टंग ब्लेड को रिफ्रेश करके बिल्कुल नया बना दिया। फिर एक्सपायरी होने वाली एंटीबायोटिक्स के बॉक्स को रिफ्रेश करके ब्रांड न्यू मेड्स बना दी। शैनलिंग ये सब देखती रही और तब उसे समझ में आया, मेरी एबिलिटी स्पेशल स्टोरेज नहीं, रिपेयर भी नहीं, ये कुछ और ही था, जैसे नेचर का कोई रूल, एक ऐसी पावर जो दुनिया के फंडामेंटल लॉज को छू रही हो। वो काफी देर तक चुप रही, फिर फाइनली मेरे सामने झुक गई। ब्लेड स्क्वाड आज से आपके ऑर्डर्स फॉलो करेगी। ब्लेड स्क्वाड मेरे साथ आते ही ब्लू बे पर मेरा कंट्रोल सच में कंप्लीट हो गया। मैंने नए रूल्स बनाए, चाहे किसी के पास पावर हो या ना हो, अगर काम करेगा तो फूड मिलेगा। मेरे एंडलेस सप्लाईज की वजह से लोग जल्दी ही मेरी तरफ हो गए। साथ ही मैंने कम्युनिटी के सारे ट्रबल मेकर्स को भी साफ कर दिया। मेरे मैनेजमेंट में ब्लू बे बिल्कुल बदल गया, एक थ्राइविंग और वाइब्रेंट बेस बन गया। मॉम और डैड मुझे देखते थे तो उनकी आंखों में प्राइड थी। उन्होंने कभी नहीं पूछा मेरी एबिलिटी क्या है, उन्हें बस पता था उनका बेटा बड़ा हो गया है और अब वो किसी ऐसे इंसान में बदल चुका है जिस पर सब भरोसा कर सकते हैं। जब बेस स्मूथली चलने लगा तब मैंने एक और गहरी बात सोचनी शुरू की, मेरी एबिलिटी की लिमिट क्या है?
मैंने इंस्टेंट नूडल्स रिफ्रेश किए, पूरी बिल्डिंग्स रिफ्रेश की, तो क्या मैं एक लिविंग पर्सन को रिफ्रेश कर सकता हूँ? मैंने एक गार्ड को ढूंढा जिसे ज़ॉम्बी ने स्क्रैच किया था और वो धीरे धीरे टर्न हो रहा था। सबको लग रहा था वो बच नहीं सकता। मैंने सबको बाहर भेजा, डोर बंद किया और उसके फोरहेड पर हाथ रख दिया। एक सॉफ्ट वाइट लाइट उस गार्ड को कवर करने लगी। उसके दर्द भरी चीखें धीरे धीरे कम होने लगी। उसके बॉडी में हो रहे म्यूटेशंस आंखों के सामने रिवर्स होने लगे। मैंने देखा उसका वूंड गायब हो गया और मेरे सीने में एक्साइटमेंट का तूफान उठ गया। मैंने कर दिखाया। मैंने उसके बॉडी को इन्फेक्शन से पहले वाली स्टेट में लौटा दिया था। मतलब ज़ॉम्बी वायरस अब डेथ सेंटेंस नहीं रहा। ये डिस्कवरी मेरे लिए पूरी बिल्डिंग गायब करने से भी ज़्यादा थ्रिलिंग थी। अगर मैं ज़ॉम्बी वायरस क्योर कर सकता हूँ, तो क्या मैं और लोगों को बचा सकता हूँ? शायद पूरा अपोकलिप्स भी खत्म कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में एक बड़ा प्लान शेप लेने लगा, लेकिन उससे पहले एक पर्सनल हिसाब बाकी था। मैंने शैनलिंग को बुलाकर पूछा, क्या लेहुओ नाम के सर्वाइवर ग्रुप की कोई न्यूज़ है जिसमें चैनियान था, वो डी रैंक फ्लेम मैनिपुलेटर और मेरी एक्स लियू रुयान। शैनलिंग ने मैप निकाला और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े सुपरमार्केट पर उंगली रखी। हमारी इंटेल के मुताबिक उन्होंने इस जगह को ऑक्यूपाई कर रखा है। ईस्ट का सबसे बड़ा फैक्शन है। उनका लीडर चैनियान है जो पीक डी रैंक फ्लेम मैनिपुलेटर है। मेरी आंखों में ठंडी चमक आई। कल अपने पड़ोसी से मिलने चलते हैं। अगले दिन मैं सिर्फ शैनलिंग और ब्लेड स्क्वाड को साथ लेकर एक आर्मर्ड ऑफ रोडर में निकले जिसे मैंने खुद अपग्रेड किया था, और सीधा उस बड़े सुपरमार्केट की तरफ बढ़ गए। वो जगह एक सॉलिड फोर्ट्रेस में बदल चुकी थी। वॉल्स पर आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे। हमारी अराइवल देखकर वो अलर्ट हो गए। अपना नाम बताओ। शैनलिंग गाड़ी के विंडो से झुककर जोर से बोली, ब्लू बे बेस से लिनफान। चैनियन से मिलने आए हैं, ब्लेज बेस के लीडर से। वॉल पर खड़े लोगों ने शायद मेरा नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन ब्लू बे बेस का नाम वो जानते थे। ज्यादा देर नहीं लगी, सुपरमार्केट का मेन गेट धीरे से खुल गया। एक आदमी रेड लेदर जैकेट में बाहर आया। उसके पीछे लियू रियान खड़ी थी, चेहरे पर वही चिपचिपी मुस्कान और फ्लैटरिंग एटीट्यूड। काफी महीने बीत चुके थे। देखने से लग रहा था लियू रियान यहां काफी अच्छा कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, वो जम गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर खुली हुई नफरत और घटिया सी सुपीरियरिटी आ गई। अरे वाह लिनफैन, बाहर सरवाइव नहीं कर पाया, अब ब्लेज के पास भीख मांगने आ गया। शायद उसे अभी भी लगता था कि मैं वही बेचारा लूजर हूं जो उसकी प्रोटेक्शन के बिना कुछ नहीं कर सकता। चैनियान ने भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, खासकर जब उसकी नज़र मेरे पीछे खड़ी शैनलिंग और ब्लेड स्क्वाड पर पड़ी। उसकी आंखों में एक पल के लिए कॉशन जरूर दिखा, लेकिन ज्यादा देर नहीं। जल्द ही उसके चेहरे पर फिर वही बेपरवाह एक्सप्रेशन आ गया। ब्लू बेबीज, कभी नाम नहीं सुना। हम फ्री लोडर्स को नहीं रखते। अगर सब सर्वाइवर ही हैं तो अपनी गाड़ी और सप्लाईज छोड़ दो और निकल जाओ। उसकी बात में घमंड साफ दिख रहा था। उसके दिमाग में उसकी छोटी सी फायर एबिलिटी ही उसे इनविंसिबल बना रही थी। लियू रियान भी तुरंत उसके साथ चिपककर बोल पड़ी, जैसे उसकी शैडो हो। सुना लिनफैन, पुरानी पहचान के लिए बोल रही हूँ, ज्यादा हवा में मत उड़ो। तुम्हारी औकात अभी चैनियान की शूज पॉलिश करने लायक भी नहीं है। मैंने उसका वो स्मग सा चेहरा देखा और अचानक हंस पड़ा। लियू रियान, याद है वो एम्प्टी इंस्टेंट नूडल कप जो तुमने मेरे ऊपर फेंका था? लियू रियान एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आया मैं ये बात क्यों उठा रहा हूँ। कौन सा नूडल कप? मुझे कुछ याद नहीं। हटो यहाँ से, रास्ता मत रोको। मेरी मुस्कान धीरे से गायब हो गई, आंखें ठंडी हो गई। तुम्हें याद हो या ना हो, मुझे सब याद है, और आज मैं यहाँ तुम्हें वही खिलाने आया हूँ। लियू रियान फट पड़ी जैसे मैंने दुनिया का सबसे फनी जोक सुना दिया हो। वो मेरी तरफ उंगली दिखाकर हंसी से दोहरी गई। लिनफैन, तू पागल हो गए हो क्या? मुझे नूडल कब खिलाओगे? तुम हो कौन? चैनियान ने बाहें बांधकर तंज भरी हंसी के साथ कहा। बड़े बड़े बोल बोल रहा है लड़का। लगता है इसे अगर सबक न सिखाया तो डेथ का स्पेलिंग भी नहीं सीखेगा। ये कहकर उसने अपनी पाम में एक ब्लेजिंग फायरबॉल कंडेंस कर लिया। उसकी हीट हवा में महसूस हो रही थी। ब्लीड स्क्वाड तुरंत डिफेंसिव स्टांस में आ गई। सिर्फ मैं और शैनलिंग बिल्कुल हिलाए बिना खड़े रहे। मैंने उसके हाथ में जलती हुई आग को देखा और सर हिलाया। बस इतना ही, कितना पैथेटिक है। ये कहते ही मैंने अपना हाथ उठाया। चैनियान के हाथ में जलती फायरबॉल हवा में बुझ गई, बिल्कुल ऐसे जैसे हवा से बुझी हुई कैंडल। एक हल्की सी पफ आवाज के साथ वो गायब हो गई। चैनियान के चेहरे की स्मग हंसी तुरंत जम गई। वो शौक में अपनी खाली पाम को घूरने लगा। ये क्या हुआ? मेरी आग कहाँ गई? उसने दोबारा अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करने की कोशिश की, फिर दोबारा की, फिर तीसरी बार, लेकिन एक चिंगारी तक नहीं निकली। उसकी डी रैंक फ्लेम मैनिपुलेशन एबिलिटी बिल्कुल गायब हो गई थी। तुमने मेरे साथ क्या किया? चैनियान का हाथ मेरी तरफ कांप रहा था, आवाज भी हिल चुकी थी। मैंने उससे कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजर लियू रियान पर टिकाई जो अब डर के मारे पत्थर बन चुकी थी। अब समझ आया मुझे क्या हक देता है।
ल्यूरियान के होंठ कांप रहे थे, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा था कि चैनियान की टेरिफाइंग फ्लेम एबिलिटी उसके सामने चुपचाप बुझ गई। डर ने उसकी जुबान बंद कर दी। शेनलिंग ने उसे पकड़कर सीधा मेरे सामने घुटनों पर गिरा दिया, जैसे कोई बोरी फेंकी हो। ल्यूरियान रोते हुए मर्सी मांगने लगी, नाक और आंसू दोनों बह रहे थे। मैंने उसकी इस बेइज्जती को बिना किसी इमोशन के देखा। फिर मैंने अपने पॉकेट से एक चीज़ निकाली। वो एक क्रश्ड ब्रेस्ड बीफ इंस्टेंट नूडल कप था, जो उसने कभी मेरे ऊपर फेंका था। मैंने उसे इतने सालों तक संभाल कर रखा था। मेरे हाथ में पकड़ा वो खाली कप तुरंत रिफ्रेश होकर ब्रांड न्यू इंस्टेंट नूडल्स में बदल गया। मैंने पैकेजिंग फाड़ी, नूडल्स और सीजनिंग पैकेज बाहर निकाल दिए, सिर्फ खाली पेपर बोल छोड़ दिया और फिर उसे ल्यूरियान के सामने ज़मीन पर रख दिया। ल्यूरियान उस खाली बोल को देखकर मुर्दे जैसी सफ़ेद हो गई। उसे पता था मैं मजाक नहीं कर रहा। कांपते हाथों से उसने बोल उठाया और सबके सामने उसे खाना शुरू कर दिया। आंसू और नाक के साथ वो पेपर बोल चबाने लगी। चैनयान ये सब देखकर फाइनली समझ गया कि उसने किस डरावने इंसान से पंगा लिया है। उसके पैर भी जवाब दे गए और वो भी घुटनों पर गिर गया। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस चुपचाप ल्यूरियान को देखता रहा जब तक उसने पूरा पेपर बोल और रैपर तक नहीं निकल लिया। लह बेस का फॉल मेरी एक्सपेक्टेशन से भी आसान निकला। जब उनके लीडर्स की पावर्स छीन ली गईं और सबको मेरी तरीके से डरा दिया गया, तो उन्होंने लगभग बिना फाइट के सरेंडर कर दिया। मैंने दोनों बेसेस को मर्ज कर दिया और ब्लू बे बेस पूरे ईस्टर्न सिटी का सबसे पावरफुल सर्वाइवर ग्रुप बन गया। ल्यूरियान का हिसाब चुकता हो गया। अब मैंने अपने सारी एनर्जी बेस को डेवलप करने और सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ पर रिसर्च करने में लगा दी। जब तक मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने लायक पावर नहीं मिल जाती, मुझे ये सीक्रेट रखना होगा। मैंने एक सीक्रेट मेडिकल लैब बनाई जिसे मेरे पेरेंट्स रन करते थे, जहां उन इन्फेक्टेड लोगों का ट्रीटमेंट होता जो अभी बच सकते थे। जितने लोग मैंने हील किए वो सब दिल से मेरे लॉयल फॉलोअर बन गए। मेरा इन्फ्लुएंस स्नोबॉल की तरह बढ़ने लगा। इस दौरान मुझे और सर्वाइवर फैक्शंस भी मिले। जो दोस्त बने उन्हें मैंने सप्लाईज और मदद दी, जो दुश्मन बने उनके लिए मेरे पास कोई रहम नहीं था। धीरे धीरे लिन फैन का नाम लेजेंड बन गया। कुछ लोग मुझे सैल्वेशन का प्रीस्ट बोलते थे, कुछ लोग डिस्ट्रक्शन का डेमन, लेकिन सब एक बात से इनकार नहीं कर सकते थे, मैं इस अपोकलिप्टिक दुनिया की पीक पर खड़ा था। अपोकलिप्स के 5वें साल तक ब्लू बे बेस एक मेगा सिटी बन चुका था। 1 लाख लोगों का घर, हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम था, सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर थी और सोशल ऑर्डर वापस आ चुका था। यहाँ लोग फिर से मुस्कुराने लगे थे और मैं, इस शहर का क्रिएटर और गार्डियन, पब्लिक में बहुत कम दिखाई देता था। ज़्यादातर वक्त मैं सिटी सेंटर की सबसे ऊंची टावर पर खड़ा रहता, उस शहर को देखता जो मैंने अपने हाथों से बनाया था। मेरी एबिलिटीज़ भी अब पहचान से परे बढ़ चुकी थी। अब मुझे रिफ्रेश करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं थी। जो भी मेरी नज़र के अंदर आता, मैं उसे रिफ्रेश कर सकता था। बंजर ज़मीन को फर्टाइल बना सकता था, गंदे पानी को प्योर कर सकता था। मेरी पावर धीरे धीरे एक सच्चे गॉड जैसी हो रही थी। शेनलिंग अब होप सिटी की सुप्रीम कमांडर बन चुकी थी। वो मेरे पीछे खड़ी लेटेस्ट रिपोर्ट दे रही थी। माय लॉर्ड, वेस्ट से ज़ॉम्बी होड़ आ रहा है। एक इंटेलिजेंट एस क्लास म्यूटेटेड ज़ॉम्बी लीड कर रहा है। एस क्लास ज़ॉम्बीज़ अपोकलिप्स की अल्टीमेट कैलामिटी होते हैं। हर एक में पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने की पावर होती है। ये सुनते ही मेरी नज़र दूर तक चली गई। मैंने देखा हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ज़ॉम्बीज़ का काला समंदर आसमान और सूरज को तक ढक रहा था, और उसके बीच में बोन्स के थ्रोन पर बैठा हुआ एक एस क्लास ज़ॉम्बी बिल्कुल एम्परर की तरह बैठा था। जैसे ही उसने महसूस किया कि मैं उसे देख रहा हूं, उसकी ब्लड रेड आइज सीधा मेरी आंखों से टकराई। एक टेरिफाइंग साइकिक प्रेशर 100 माइल्स का फासला पार करके सीधा मुझ पर गिरा। शेनलिंग दर्द से कराही, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने बस हाथ हिलाया और वो प्रेशर धुएं की तरह गायब हो गया। रेडी? शेनलिंग ने गहरी सांस ली। होप सिटी आपके साथ आखिरी तक खड़ी है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और सर हिला दिया। नहीं, हम मरने नहीं वाले। मैंने उसकी तरफ और इस पूरी सिटी की तरफ देखा। ये अपोकलिप्स आज खत्म होता है। मैं अकेला होप सिटी से बाहर निकला और सिटी वॉल पर खड़ा हो गया। उस ज़ॉम्बी टाइड के सामने जो आसमान ज़मीन निगलने को तैयार थी। सिटी के अंदर 100,000 लोग जाइंट स्क्रीन्स पर मुझे देख रहे थे। वो नर्वस थे, डरे हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें मुझ पर भरोसा था। एस क्लास ज़ॉम्बी की रोर उनकी रूह तक को हिला रही थी। उसने होड को फाइनल अटैक का कमांड दे दिया। मैंने धीरे से अपने दोनों हाथ उठाए, जैसे पूरी दुनिया को गले लगा रहा हूं। सबको लगा मैं कोई वर्ल्ड शैटरिंग अटैक रिलीज करने वाला हूं, लेकिन वो गलत थे। मेरे चेहरे पर किलिंग इंटेंट नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी मर्सी थी। मेरी पावर डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बनी थी, वो रीबर्थ के लिए बनी थी। मैंने आंखें बंद की और अपनी पूरी पावर रिलीज कर दी। कुछ भी होल्ड बैक नहीं किए। मैंने किसी एक ज़ॉम्बी को टारगेट नहीं किया, किसी एक जगह को भी नहीं। मैंने टारगेट किया इस टूटी, जख्मी, मरती हुई दुनिया को। जैसे समय रुक गया, मेरे अंदर से एक रोशनी फूटी, लफ्ज़ों से परे, सॉफ्ट लेकिन एंडलेस वाइट लाइट। वो पूरी दुनिया में फैलने लगी।
जहां जहां वो रोशनी पहुंची वहां ज़ॉम्बीज़ रुक गए। उनका सड़ता हुआ फ्लैश हील होने लगा। उनकी धुंधली आंखें साफ हो गई। उनकी आंखों में भरी वायलेंस और ब्लड लस्ट धीरे धीरे कन्फ्यूजन और ह्यूमैनिटी में बदलने गया। रोशनी जमीन पर फैल गई। सूखी भजी जमीन से हरा घास उगने लगा। ग्रे हेज हट गई और सालों बाद क्लियर ब्लू स्काई नजर आया। बोन्स की थ्रोन पर बैठा हुआ एस क्लास ज़ॉम्बी हॉरर में देख रहा था जब उसका बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होने लगा। उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाया। ये पावर दुनिया के ओरिजिन से आई हुई लग रही थी। आखिर में वो भी एक नॉर्मल इंसान बन गया, अपने हाथों को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखता हुए। पूरी दुनिया रिफ्रेश हो गई। वायरस से इन्फेक्टेड हर इंसान नॉर्मल हो गया। अपोकलिप्स से बर्बाद हर एनवायरनमेंट वापस जिंदा हो गया, जैसे वो 5 साल का नाइटमेयर कभी हुआ ही नहीं था। होप सिटी के अंदर एक गहरी शांति छा गई। सब लोग स्क्रीन्स पर इस मिरेकल को देखकर स्टन थे। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, फिर एक इंसान खुशी से रो पड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे पूरी सिटी में थंडरस चीयर्स गूंजने लगे जो नई दुनिया में गूंजे। वो मेरा नाम चिल्ला रहे थे। मैं सिटी वॉल पर खड़ा था, हल्की हवा महसूस कर रहा था। मैंने मुड़कर देखा, शेनलिंग, मेरे पेरेंट्स और हजारों खुश चेहरे जिनमें होप चमक रही थी। मैं मुस्कराया। मेरे सामने रखे इंस्टेंट नूडल्स जैसे इन्फिनिट रिफ्रेश हो सकते थे, वैसे ही मेरे पैरों के नीचे खड़ी ये दुनिया भी